हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्यारा सा छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट चैप्टर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरी इस बुक से पढ़ते हो तो या तो वो या फिर आप एनसीईआरटी या रिफ्रेशर बुक ही फॉलो करना। उसमें आप नोट्स को फॉलो मत करना क्योंकि इसके अंदर सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने जैसा यहाँ पर भी लिख रखा है 3 से 4 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन आता है या तो वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत ही स्पेसिफिक, या फिर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, ये चैप्टर इसलिए रेलिवेंट है। बाकी चैप्टर मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ कि ये चैप्टर क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। ऑब्वियसली बेसिक इंट्रोडक्शन में तो हमें यही बताया गया है कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है। तो पहले तो हम एनवायरनमेंट का मीनिंग समझते हैं कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं और एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत चैप्टर की यहीं से होती है। अब एनवायरनमेंट क्या है, तो हम एनवायरनमेंट को कहते हैं एक प्रकार से सब कुछ। सब कुछ का मतलब सर यानी टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, है ना। यानी कि इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि भाई सारी प्लैनेटरी इनहेरिटेंस यानी कि जो भी प्लैनेट पर आप देखते हो, नहीं देख पाते हो, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, वो सब टोटलिटी में एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के 2 तरह के एलिमेंट्स हो गए, एक को बोलते हैं बायोटिक, एक को बोलते हैं अबायोटिक। बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, जीव जंतु, और अबायोटिक का मतलब जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो भी आप देखते हो वो सब। तो ये सब चीज़ों का समागम मिलाकर बनता है एनवायरनमेंट। अब इसमें यही सबसे पहला क्वेश्चन भी बनता है कि एनवायरनमेंट क्या है और इसके फंक्शंस बताओ। तो एनवायरनमेंट के फंक्शंस अगर पूछता है आपसे तो इसके 4 फंक्शंस हैं और आपको एग्जैक्ट यही 4 लिखने हैं, कुछ भी अलग नहीं लिखना। मेन पॉइंट्स तो एटलीस्ट लर्न कर लो। पहले मेन पॉइंट्स बोलता हूँ, 4 फंक्शन क्या। पहला, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दूसरा, एसिमिलेट्स वेस्ट। एसिमिलेट्स वर्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब करता है। तो एनवायरनमेंट जो है वो आप जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हो वो अपने अंदर समा लेता है। तीसरा, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। ये जो जीवन है ये इसीलिए हम निर्वाह कर पा रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट है। आज हवा है, पानी है, इतनी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तभी हम अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं, नहीं तो जीवन ना होता। और चौथा, प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विस। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरत। आज नेचर हमें पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब एनवायरनमेंट की देन है ताकि हमें अच्छा लगता है। तो ये जितना भी मतलब ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटीज़ हैं जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाती हैं, ये भी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो आपको याद रखना है एनवायरनमेंट के 4 क्या हैं बेसिकली फंक्शंस, है ना। पहला हो गया रिसोर्सेज देता है, रिन्यूएबल भी, नॉन रिन्यूएबल भी। रिन्यूएबल का मतलब हो गया जो रिन्यू होते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया जो ख़त्म हो जाएंगे रिन्यू होने में, जिनको बहुत टाइम लगता है। दूसरा हो गया वेस्ट एब्जॉर्ब करता है। तीसरा हो गया लाइफ सस्टेन करता है। चौथा हो गया एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब जब चैप्टर के अंदर हम घुसते हैं तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस को लेकर। सर क्या मतलब है एनवायरमेंटल क्राइसिस का? तो देखो, एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब है कि जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। अब पहला फिर मुद्दा ये आता है, सर कैरिंग कैपेसिटी ये क्या होता है? तो देखो आओ पढ़ो, 2 बातें हैं। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कहीं ना कहीं कि जिस तीव्रता से हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, हमारे रिसोर्स रीजनरेट भी तो होने चाहिए ना दोबारा से। अब होता ये है कि रिसोर्स के रीजनरेट होने में टाइम लगता है, मान लो 5 साल, और हम उसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं 5 मिनट में। तो कितना देखो खतरनाक सिनेरियो बन जाएगा। हम इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी से बहुत बाहर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेड़ को पूरा बड़ा होने में 5 साल लगते हैं और उसको काटने में 5 मिनट। तो रिसोर्स तो डेवलप हो रहा है धीरे 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 धीरे, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट हम कर लेते हैं चुटकियों में। तो ये कैरिंग कैपेसिटी के बाहर जाने की एक एग्जाम्पल बन गई। इसी तरह जनरेशन ऑफ वेस्ट। अब जो हम प्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमी में, जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो हमारी एब्जॉर्प्शन लिमिट में होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन वो भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम इतना प्रोडक्शन करते हैं कई बार कि एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो भी हम कैरिंग कैपेसिटी के बाहर जा रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों में ये बताया गया है कि जब कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है तो फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाता है ना। तो ये पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन इस पे जो बनता है वो ये
कि एनवायरमेंटल क्राइसिस के रीजंस क्या होते हैं। तो ये आप मेन पॉइंट्स इसके याद रखना, अंदर बहुत जेनरिक बातें। पहला तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये पॉइंट हर जगह डाल सकते हो आप, क्योंकि हर समस्या का मूल कारण है जनसंख्या। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है दुनिया की लगातार कि हमें रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसी वजह से फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है। दूसरा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि हम इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं हर प्रकार के रिसोर्सेज का कि एनवायरमेंटल क्राइसिस का ये भी एक कारण बन जाता है। तीसरा, जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो कैरिंग कैपेसिटी से या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है। तो 3 पॉइंट देखो बिल्कुल वही हैं, जेनरिक। चौथा आप ये लिख सकते हो कि जो पानी है वो अगर दूषित रहता है, वो अगर ख़राब रहता है, तो उस वजह से भी पानी से फैलने वाली बीमारियां आसानी से फैलती हैं, और ये भी एनवायरमेंटल क्राइसिस का एक कारण बनता है। और बाकी तो रीज़न हम एनवायरमेंटल क्राइसिस में लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया या ओजोन डिप्लीशन हो गया, ये भी सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल क्राइसिस का कारण बन जाती है। तो कुल मिलाकर मतलब इसमें आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना। चलो, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम पास्ट से कंपेयर करें तो थोड़ा सा सप्लाई और डिमांड का रिलेशन जो है वो क्या हुआ है, बदला है। पहले क्या होता था, बहुत पहले डिमांड थोड़ा कम रहा करती थी और सप्लाई ज़्यादा होती थी, तो सब बढ़िया चलता था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहा है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई क्योंकि लिमिटेड ही है वो कम हो रही है, तो इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि अगर पॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर रहेगा, हम अपने एक्सट्रैक्शन को सीमित दायरे में करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, प्रॉब्लम आती हैं। तो प्रेजेंटली वही दिया है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, और इसीलिए देखो सैड इमोजी बना हुआ है। पहले अच्छा इमोजी था, लेकिन अब दिक्कतें ज़्यादा हैं। चलो, अब चैप्टर जो है अगला पड़ाव में जब घुसता है तो इसमें हमें एक टॉपिक जो है वो पता होना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग वैसे तो पता ही है सबको, जेनरिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ डेटा पॉइंट बेसिकली पता होने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो तापमान है, एवरेज तापमान, वो पिछली सेंचुरी में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब तापमान बढ़ गया तो उससे क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो थोड़ा सा पिघल जाती है, समुद्री तट या समुद्री जो लेवल्स हैं, सी लेवल्स, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये है मेनली ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तापमान बढ़ क्यों रहा है सर, क्या है कारण? तो उसके आपकी उंगलियों पे 4-5 कारण होने चाहिए हमेशा। सबसे बड़ा मेन कारण तो है ग्रीन हाउस गैस जो हम निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस, ये वातावरण को गर्म करती है। दूसरा, अब ये कैसे होता है कि भाई हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जलाते हैं, अब चाहे इंडस्ट्री में जले, गाड़ियों में जले, कैसे भी, तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये CO2 मीथेन गैस निकालते हैं, और जिस वजह से गर्मी फैलती है। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन, ये एक बेसिक कारण है, हर जगह लिख सकते हो आप, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल काटना। जंगल काटोगे, पेड़ कम होंगे, पेड़ कम होंगे तो CO2 को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो कम होगी, तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा। मीथेन गैस रिलीज बाय एनिमल वेस्ट, कई बार क्या होता है जानवर मर जाते हैं, अब जानवर के मरने के बाद वो सड़ जाते हैं मिट्टी में। अब जानवर का जो वेस्ट होता है वो सड़ने के बाद मीथेन गैस रिलीज़ करता है, तो कितने जानवर मरते हैं, कितना एनिमल वेस्ट होता है और कितनी मीथेन गैस रिलीज़ होती है, तो वो वातावरण को गर्म कर देती है ना। तो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप मोटा मोटा याद रखो, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। अच्छा, अब बच्चा कहता है गर्मी बढ़ गई तो हमें क्या, हम तो AC में बैठे हैं, हमें क्या टेंशन? नहीं, मेन इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अब वो भी आपको 2-3 तो पता ही होने चाहिए उंगलियों पर, कि देखो जी, पहला तो है राइज इन सी लेवल्स। अब सी लेवल अगर बढ़ता है तो बैलेंस बिगड़ता है। अब या तो उससे सीधा तो नुकसान ये है कि फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार अर्थक्वेक, सुनामी, ये भी इन सब इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की वजह से आ सकते हैं। दूसरा, आप लिख सकते हो कि भाई हरिकेन्स या ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं वो भी आने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा, आप ये लिख सकते हो कि जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनके फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। और एक पॉइंट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है
कि जो स्पीशीज़ खासकर बर्फ़ में पाई जाती है उनके एक्सटिंक्ट होने का मतलब लुप्त होने का खतरा होता है, जैसे पोलर बियर। तो ये कुछ मतलब मेन इफ़ेक्ट्स हो गए, कुछ खतरनाक बातें हो गई ग्लोबल वार्मिंग की। अब इसी तरह आता है दूसरा ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है, ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो क्यों हो रही है सर? तो इसका जो मेन कारण होता है वो है CFC। CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली। तो अब होता क्या है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनकी मात्रा अगर बढ़ती रहेगी तो ये ओजोन लेयर को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। अब ये CFC होता किस में है? तो जितने भी ये AC या रेफ्रिजरेटर्स हैं जिसमें कूलिंग सब्सटेंस की तरह ये यूज़ किया जाता है मेनली, या तो वो या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिसके अंदर हैलेंस होते हैं वो, तो ये चीज़ क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अब इससे भी बच्चा कहता है सर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपको दिखा देते हैं कि देखो भाई ऐसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही है, ओजोन लेयर थोड़ा सा मतलब आपको दिखाएंगे डिप्लीट सी हो रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 3 कीवर्ड्स याद रखो। पहला तो देखो जी UV रेज जो हैं वो आपके स्किन कैंसर का खतरा वो बढ़ाती हैं। दूसरा, इनका सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है एक्वेटिक चीज़ों पर। और तीसरा, ये रेडिएशंस आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी खतरा होते हैं, यानी कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी जब पड़ती है UV रेज, तो जो धरती पर उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कई बार नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब काफ़ी चिंताएं हुई ओजोन डिप्लीशन को लेकर दुनिया भर के देशों में। तो आपको पता है मॉन्ट्रियल के अंदर एक बैठक हुई अलग अलग देशों की। ये बैठक जो हुई, ये आप इसमें डेट याद रखना, इंडिया ने मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन करा था, वो था 17 सितंबर 1992 को, जो नीचे ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। इसमें बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल ट्रीटी है जिसमें ये कसम खाई गई कि भाई अब हम जो भी CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसका कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है उसको मतलब कोशिश करेंगे 2013 तक बिल्कुल फ्रीज़ कर देंगे, यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ताकि CFC की मात्रा अगर कंट्रोल रहेगी तो ओजोन डिप्लीशन भी उतना कंट्रोल में रहेगा। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था छोटा सा, ये भी हमसे 1 नंबर में पूछ सकता है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा पॉइंट है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है 1 नंबर के MCQ के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा भारत के पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हमको बताए गए हैं। तो ये डेटाज वो हैं जिसको पढ़कर आपको अपनी बचपन का ज्योग्राफी का चैप्टर याद आ जाएगा। जैसे ये कि भाई भारत में ब्लैक मिट्टी डेक्कन प्लेट्यू में काफ़ी मात्रा में जो पाई जाती है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बढ़िया है। इसी प्रकार इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक पहुँचे हुए हैं, ये काफ़ी फर्टाइल लैंड मानी जाती है। इसके अलावा भारत के जंगल भी काफ़ी हैं, लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और कहीं पर नहीं है। चौथा, भारत के पास आयरन ओर जो है उसकी बहुत बड़े लार्ज डिपॉजिट्स हैं। दुनिया का लगभग 20% आयरन ओर भारत के पास है। बाकी इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हो गोल्ड, मैग्नीशियम, जिंक, इन सबको भी भारत में अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डेटा पॉइंट्स हैं जो बस जस्ट आपको गो थ्रू करना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, बाकी एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट है कि भाई देखो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट करते हैं और हम ये सोचते हैं कि इससे तो हमारी ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन वेलबींग का भला होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से जो प्रदूषण होता है या इन सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ही ह्यूमन हेल्थ को या हमारी ही ह्यूमन्स के लिए ख़राब भी होता है। तो मतलब एक पैराडॉक्स है कि भाई देखो, हम अच्छा भी करना चाहते हैं लेकिन होता बुरा है। इसी तरह एक और पॉवर्टी को लेकर बात है। अब एक रीज़न यहाँ पर पॉवर्टी का ये भी है कि भाई देखो, पॉवर्टी की वजह से क्या होता है कि भाई जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, भाई अब क्या करें, हम जंगल काटते हैं, पेड़ काटते हैं लकड़ियाँ बेचने के लिए, लकड़ियों को यूज़ करने के लिए। अब उनकी वजह से भी मान लो पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं,
तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो पॉवर्टी को भी एक रीज़न बना दिया कि भाई ये भी एक कारण हो गया है ना। लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब हम गुड्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं, अब हमें ज़्यादा सामान चाहिए, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई। पुराने ज़माने में इतनी नहीं थी डिमांड। तो ये भी एनवायरनमेंट को मतलब परेशान करने के पॉइंट्स बन जाते हैं। अब आता है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, वो है कि इंडिया के एनवायरनमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, है ना। तो वैसे तो हमारे हिसाब से 5 मेन चैलेंजेस हैं। अब किसी भी एक चैलेंज पर क्वेश्चन हमसे 3 नंबर तक का पूछ सकता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि किस चैलेंज में हमें क्या लिखना है और हर चैलेंज का मीनिंग क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, तो देखो लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो हमारी लैंड है ओवरऑल क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो ओवरऑल क्वालिटी ख़राब होने को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब ये क्यों होता है? अब इंडिया के अंदर देखा गया है कि जब हम अनस्टेबल यूज़ करते हैं या इनएप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं कि भाई हमें ढंग से क्रॉप रोटेशन के बारे में नहीं पता, हमें ये नहीं पता किस सीज़न में कौन सी क्रॉप उगानी है, कैसे हमें क्रॉपिंग करनी है, तो इससे क्या होता है हम ज़मीन का मिसयूज़ करते हैं और कुछ सालों के बाद वो ज़मीन, वो सॉइल बेकार हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका नुकसान, इससे जो है जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है जनरली कि लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, कोई भी 1 2 3 जो आपका मन करे लिख देना। ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, एनक्रोचमेंट, हमने जंगल काट दिए, है ना, क्रॉप रोटेशन इम्प्रॉपर होना, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इस तरह से मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से लैंड डिग्रेड हो गई। तो जनरली ये पूरा ही क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का पूछता है, तो आप कोई भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है, ये तो बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन वर्ड हम तब बोलते हैं जब एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है फॉरेस्ट लैंड का, है ना। तो अब परमानेंट डिस्ट्रक्शन होने का मतलब है डिफॉरेस्टेशन, और मतलब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.08 हेक्टेयर, जबकि रिक्वायरमेंट है 0.47 हेक्टेयर की। इसका मतलब ये है कि हमने इतने जंगल काट दिए या इतने पेड़ नष्ट कर दिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है कि भाई कम से कम इतनी ज़मीन तो फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए, हम उससे बहुत पीछे, बहुत कम है ना। अब जंगल काटने से क्या होता है, बच्चा कह रहा है भाई देखो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो बाढ़ आने का खतरा होता है ना। कई बार डैम्स में पानी भरने का खतरा होता है, और क्लाइमेटिकल चेंजेस जो आते हैं, ये सब चीज़ें डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकती हैं। फिर तीसरी चैलेंज होती है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जो मिट्टी की सतह है वो इरोड हो जाती है, ख़त्म, नष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से कई बार हमारे जो सतह है वो मिट्टी अपने साथ पानी ले जाता है, बहा ले जाता है। तो बहुत सारे से ना न्यूट्रिएंट्स का नुकसान होता है। तो ये बात येलो कलर में दे रखी है कि कंट्री लूजेस 0.8 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने फॉस्फोरस, इतने पोटेशियम एवरी ईयर, और क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सॉइल इरोजन। चौथा होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये तो वही पोलर बियर वाली टाइप्स कहानी है कि भाई जो अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं बेसिकली उनके भी एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या बहुत सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, उनको खतरा है। तो ये खतरे को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना। तो बहुत से आज प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स आज एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं, तो इस प्रॉब्लम को बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं। पांचवा चैलेंज है एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अब एयर पॉल्यूशन जो है वो तो हमें पता ही है, वो तो बहुत ही जनरल चीज़ है। हाँ, क्यों होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 येलो कलर में। एक है व्हीकल से निकलने वाला पॉल्यूशन, धुआं, और एक है इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे निकलने वाला धुआं। इन दोनों वजह से ही पॉल्यूशन मेनली होता है। तो इसीलिए फिर भारत में क्या हुआ, CPCB का निर्माण किया गया, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसने क्या करा, जिसने आइडेंटिफाई करी 17 कैटेगरीज़ की इंडस्ट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। तो CPCB जो है उसकी जिम्मेदारी लगाई गई कि भाई आप सारी चीज़ें करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा
कि गाड़ियाँ जो लोग यूज़ करते हैं आने जाने के लिए वो कम यूज़ होंगी, पेट्रोल की खपत कम होगी, पॉल्यूशन कम फैलेगा। दूसरा है कि अपने खाने पीने के लिए हमें क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, या जैसे अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए रादर देन गोबर गैस। और अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले हमें या तो सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो कम रहें। बाकी सीपीसीबी जो है इसके कुछ फंक्शंस पूछ सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सीपीसीबी क्या करता है। तो सीपीसीबी के 3-4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं फंक्शन के आप याद रखो। देखो, एक तो ये इन्वेस्टिगेट करता है, कलेक्ट करता है जो भी ये हमारे पॉल्यूशन का डेटा होता है। दूसरा है असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, सरकार की मदद करता है सही नीतियाँ बनाने में। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब लोगों को जागरूक करता है, मास को अवेयर करता है। एसेस द एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, इसको एसेस करता है। एयर क्वालिटी का डेटा जो है वो मेंटेन करता है। तो इस तरह से 5 मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स आप याद रखो, तो जनरली 3 नंबर तक ही मैक्सिमम पूछेगा। तो सीपीसीबी के कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए, है ना। तो ये जो टॉपिक होता है यहाँ तक, ये बेसिकली होता है हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस से रिलेटेड या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जो 1980 में पहली बार मतलब पिक्चर में आया या लोगों की नज़र में आया, जिसका बेसिक पर्पस, बेसिक फंडा यही है कि जब हम आज रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उनको इस तरह से यूज़ ना करें कि भविष्य के लिए वो बचे ही ना। तो हमें ग्रो भी करना है लेकिन अपने रिसोर्सेज को बहुत ही सही तरह से यूज़ करना है, और ताकि पर्यावरण की रक्षा करनी है, ताकि भविष्य में भी लोग रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। यही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम होता है। तो अब देखो, इसमें एक ही क्वेश्चन पहले मेन बनता है 3 नंबर में। देखो, ये ज़रूर आप मार्क कर लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो कुछ जेनरिक पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, तो जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें रिस्ट्रिक्टेड रखना है ना। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सब्सटीट्यूट करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल वाले तो ख़त्म हो गए तो रिन्यू होने में बहुत टाइम लगाएंगे। सोलर एनर्जी वगैरह तो फिर भी रिन्यू होते रहेंगे आसानी से, तो उसको यूज़ करना फिर भी सही है। तीसरा, इनपुट एफिशिएंट बनना है। इनपुट एफिशिएंट का मतलब है कि पहले हम एक पेड़ काटते थे और 2 कुर्सियाँ बनाते थे, लेकिन अब हमें एक पेड़ अगर काट रहे हैं तो 4 कुर्सियाँ बनानी चाहिए, है ना। तो इनपुट एफिशिएंट होना चाहिए। चौथा हो गया, बहुत ही जनरल पॉइंट है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे। बाकी पॉपुलेशन जो मूल कारण है हर समस्या का, उसको कंट्रोल करने की सोचनी चाहिए, तो भी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। बाकी इसी तरह क्वेश्चन ये ज़रूर पूछ लेता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि इसके लिए आप क्या स्ट्रेटजीज सुझाव करोगे या क्या स्ट्रेटजीज बताओगे जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो इसके सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट याद रखो, बहुत सिंपल है। पहला तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी है, सोलर और विंड पावर, ये इसके एग्जांपल हो गए। दूसरा, क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे सीएनजी, एलपीजी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। तीसरा, मिनी हाइडल प्लांट्स लगाने चाहिए, ये खासकर जहाँ पहाड़ वाले इलाके हैं जहाँ से पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो ये छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं जो पानी से ऊर्जा बना लेते हैं, और इनसे ना कोई पॉल्यूशन फैलता और ना ही ये पर्यावरण को नुकसान करते हैं, बड़े ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। चौथा, हम लिख सकते हैं कि हमें अपनी ट्रेडिशनल जो पुरानी नॉलेज थी उनका इस्तेमाल, उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आयुष ट्रीटमेंट, है ना। तो एलोपैथिक दवाइयों का नुकसान होता है, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का कोई नुकसान नहीं होता, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। 5वां और 6वां आप ज़रूर लिखना है, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। 5th में होता है बायो कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है। लेकिन अगर आप बायो कंपोस्ट का यूज़ करोगे, बायो कंपोस्ट का मतलब सिंपल हो गया, उदाहरण के तौर पे कि भाई जो भी ये वेस्ट होता है एनिमल का, वो जब सूख जाता है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज फर्टिलाइज़र। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, कहीं कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह बायो पेस्ट्स का यूज़ करना चाहिए, उनका कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि कैसे जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं केमिकल वाले, उन्हें अवॉइड करके हम स्नेक्स, लिजर्ड्स,
आउल, पीकॉक, ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर हैं। ये सब खुद ही कीड़े मकोड़ों को मार देंगे, खा लेंगे, तो हमारी फसलों को कीड़ों से बचा लेंगे। अब फसल को बचाने के लिए लोग पेस्टिसाइड्स लेते हैं केमिकल वाले, लेकिन वो ज़मीन ख़राब करेंगे। तो इससे बढ़िया है अपने पास एक छिपकली पाल लो, एक उल्लू पाल लो, एक मोर रख लो, तो वो आपस में क्या करेंगे, सब कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर देंगे। बाकी तो यही है कि जो हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का पैटर्न है वो बदल रहा है, तो थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि ये सब चीज़ें सोच समझ के करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे। बस, तो ये इस चैप्टर में हमसे टोटल इन ऑल पूछ सकता है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स विद इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से पता चल गई हों। छोटा चैप्टर था, लेकिन इसके हर टॉपिक को आप ज़रूर सब करके जाना अच्छे से, छोड़ना कुछ भी मत। ठीक है, चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।